अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइंस एम्पोरियम। काफ़ी अरसे बाद फिर मुलाकात हो रही है और लेक्चर्स की अपलोडिंग फिर से स्टार्ट हो रही है। हम वापस से एचआर के वॉल्यूम 1 जो है उसकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके क्वेश्चंस जो हमने पिछले टाइम पे छोड़ दिए थे उनको हम कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं चैप्टर नंबर 2 जो है उसके न्यूमेरिकल्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस चलते रहेंगे, इनमें डिटेल्स हैं और एक-एक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करनी होती है। बट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अगर समझा दिए जाएँ तो उसमें फिर एक्स्ट्रा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि मैं साथ ही साथ आप लोग के लिए जो है एचआर के वॉल्यूम 1 5th एडिशन के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी सॉल्व करके अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। ये थोड़ा-सा जो ब्रेक आया था दैट वाज़ बिकॉज़ आई अपलोडेड अ फ्यू लेक्चर्स रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड एरोसोल फिज़िक्स, तो वहाँ पे भी अगर कोई हेल्प लेना चाहता है तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमने डिस्कस किया था, ठीक है? जहाँ पे हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी डिस्कस की थी। लेकिन उन टर्मिनोलॉजीज़ की मीनिंग्स का मैंने आपको कहा था कि उसको प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि वो इटसेल्फ प्रॉपर एक टॉपिक्स थी, ठीक है ना? वो जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ वहाँ पे मैंने आप लोग के लिए हाइलाइट की थी, वो अपने आप में ही एक बहुत डिटेल माँगती है, ठीक है? बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो यही वो वीडियो है जिसमें हम टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे दैट वर यूज्ड इन आंसर नंबर 7, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है टाइडल फ्रिक्शन, देन वी हैव वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस, बेसिकली वेरिएशन इन टाइम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस, देन वी हैव साइनोडिक मंथ, we have hyperfine transition frequency, we have geomagnetic reversals, and we have seasonal cycles determination by अर्थ टिल्ट एंड ऑर्बिट अराउंड सन। तो वन बाय वन हम इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे एंड प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह यू विल लर्न इट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी विच इज टाइडल फ्रिक्शन, ठीक है? सो टाइडल फ्रिक्शन इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ठीक है? टाइडल फ्रिक्शन आपके पास क्या है? ये आपके पास बेसिकली जो अर्थ एंड मून के दरमियान ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस होती हैं उसकी वजह से ये आपके पास अकर करती है, जो कि क्या कॉज करती है? विच कॉजेज द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स ओशन। जो कि अर्थ पे हमारे पास ओशंस मौजूद हैं उनमें क्या कॉज करती है? मोशन कॉज करती है, उनकी मूवमेंट को कॉज करती है, ठीक है? तो ये जो आपके पास टाइड्स आते हैं ये बेसिकली अर्थ एंड मून की ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से आ रही होती हैं, ठीक है? एंड ऑब्वियसली आपके पास ये जब ओशंस मूव करते हैं, ये जो टाइड्स आती हैं, तो वो आपके पास रिजल्ट करती है इन सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन, सो दैट इज़ व्हाई वी कॉल्ड इट टाइडल फ्रिक्शन, ठीक है? तो यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हो कि आपके पास ये मून है, ठीक है? दिस इज़ योर मून एंड दिस इज़ योर अर्थ एंड ये आपका ओशन है। तो जैसे ही इनकी ग्रेविटीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो आप देख पा रहे हो कि जो ओशन है वो आपके पास ऐसे एक लहर सी आ रही है, जो बल्ज सा आपको नज़र आ रहा है टुवर्ड्स द मून, ठीक है? तो ये इस तरह से बल्ज आ जाता है दो साइड्स पे, और एक तरफ जो है वो काम रहती हैं और दो साइड्स पे जो है हमारे पास टाइड्स आ जाती हैं। लो एंड हाई टाइड्स वाली सिचुएशन है ये, ठीक है? सो हाउ टाइडल फ्रिक्शन कॉजेज द अर्थ टू स्लो डाउन। बेसिकली वहां पे हमने यही चीज डिस्कस की थी कि आपके पास टाइडल फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन तो आपके पास वैसे भी मोशन को की तरफ रेजिस्टेंस होती है, ये तो आप जानते हो, रगड़ को कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है? जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाती है, जो मोशन है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर आपके पास टाइडल फ्रिक्शन अकर कर रही है तो ऑब्वियसली वो आपके पास क्या करेगी, अर्थ को भी स्लो डाउन करेगी। लेकिन वो किस तरह से अर्थ को स्लो डाउन करते हैं वो चीज़ अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका स्टेप होता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट्स टाइडल बल्जेस, ठीक है? अभी हमने कहा कि जैसे ही आपके पास अर्थ एंड मून जो है वो आपस में उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो होती हैं वो जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो आपके पास बल्जेस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। वो हाई एंड लो टाइड्स की आप लोगों ने बात सुनी होगी, वो अकर करती है। सो द मून्स ग्रेविटेशनल पुल अट्रैक्ट्स द अर्थ्स ओशंस, ठीक है? आपका जो मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है, यानी कि बेसिकली मून जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड की हेल्प से अर्थ के जो ओशंस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके पास दो टाइडल बल्जेस बनती हैं, ठीक है? वन ऑन द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द मून एंड अनदर ऑन द ऑपोजिट साइड ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है ना? एक जो आपके पास बल्ज आता है वो अर्थ पे जो एक बल्ज आता है ओशंस पे, ठीक है? वो एक बल्ज आपके पास मून की तरफ डायरेक्टेड होता है, क्योंकि मून उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, और जो दूसरा बल्ज आता है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट में आपके पास आता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है? ऑब्वियसली एक चीज जो रेस्ट पे रहना चाहती है और आप उसको मोशन दे रहे हो, तो आपके पास क्या होगी, इस तरह की सिनारियोज क्रिएट होती हैं। आप लोगों ने 9th 10th क्लासेस में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टडी किया होगा,
आई गेस 9th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, जिसमें ये होता है कि आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपके पास जब आप कारपेट को हिट करते हो, ठीक है, तो उसमें से डस्ट फ्लाई ऑफ क्यों करता है? तो आपने उसका रीज़न क्या दिया था कि जब आप कारपेट को हिट करते हो तो बेसिकली कारपेट मोशन में आता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कारपेट पे वो रेस्ट पे रह रहे होते हैं, ठीक है? उनकी कोशिश ये होती है कि वो रेस्ट पे ही रहे ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है? तो वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स फ्लाई ऑफ नहीं करते, वो अपनी जगह पे रहते हैं और कारपेट जैसे ही बैक पे जाता है तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे डस्ट पार्टिकल्स आर फ्लाइंग ऑफ, बट दैट एक्चुअली इज नॉट हैपनिंग, ठीक है? सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। मून जो है वो चूंकि इन इस ओशन को, अर्थ में जो मौजूद ओशन है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक तरफ भी बल्ज क्रिएट होगा और उसके ऑपोजिट साइड पे भी बल्ज क्रिएट होगा, ठीक है? So the Earth's solid body also slightly deforms under this gravitational pull, but the oceans respond more visibly. ठीक है, अब अर्थ जो होता है ना, अर्थ की जो सॉलिड बॉडी है वो भी उसमें भी बल जा रहा होता है, लेकिन जो मोस्ट हमारे पास एविडेंट चीज होती है, जो मोस्ट ऑब्जर्वेबल चीज होती है, वो होती है ओशंस का बल्ज, ठीक है, जो कि टाइड्स की शक्ल में हमें नजर आता है, ठीक है? सो दिस वाज द स्टेप वन, ठीक है, कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या क्रिएट कर रही हैं, टाइडल बल्जेस क्रिएट कर रही हैं। Okay, so moving towards the step number two, where we will be studying the Earth's rotation moves the bulge ahead. कि अर्थ की जो रोटेशन है, अब मून तो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को अपनी तरफ और हमारे पास बल्जेस क्रिएट हो रही हैं, लेकिन अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है ना, तो अर्थ की जो रोटेशन होती है उसकी वजह से जो बल्ज होता है वो मूव करता है अहेड, ठीक है, मतलब आगे की तरफ मूव करता है। कैसे होता है बेसिकली कि द अर्थ रोटेट्स फास्टर देन द मून्स ऑर्बिट, ठीक है, जो अर्थ की रोटेशन है वो मून की रोटेशन से ज़्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो टाइडल बल्जेस होती हैं वो स्लाइटली अहेड होती हैं ऑफ द मून, ठीक है? ठीक है ना? आपकी चूँकि अर्थ की रोटेशन फास्टर है देन द मून्स रोटेशन, तो आपके पास वो जो मून बल्जेस क्रिएट करेगा, वो स्लाइटली क्या होंगी, आगे की तरफ होंगी देन द मून, ठीक है? मून पीछे रह जाएगा और बल्जेस आगे की तरफ चली जाएगी, ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ अर्थ इज़ रोटेटिंग फास्टर देन द मून। ये तो आप इमेजिन कर पा रहे हो ना? देखें, एक तरफ आप देखें कि आपका मून जो है वो अर्थ को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ के ओशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। अब आपके पास क्या हो रहा है, बल्जेस क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, इमेजिन करें इस चीज़ को, बल्जेस क्रिएट हो रही हैं, लेकिन जो आपका अर्थ है वो फास्टर मूव कर रहा है देन द मून, ठीक है? तो क्या हो जाएगा कि वो जो अर्थ है, जब चूंकि वो फास्टर मूव कर रहा है तो वो बल्जेस को अपने साथ लेकर जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा कि मून आपका पीछे रह जाएगा और जो अर्थ पे ओशियनिक बल्जेस क्रिएट हुई हैं, जो मून ने क्रिएट किए हैं, वो आगे की तरफ थोड़ी सी चली जाएंगी, ठीक है? नाउ दिस ऑफसेट क्रिएट्स अ मिसअलाइनमेंट बिटवीन द मून्स पोजीशन एंड द टाइडल बल्जेस। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, मिसअलाइनमेंट आ रही है बिटवीन दी बल्जेस एंड द मून, ठीक है? तो अब क्या होगा इन स्टेप नंबर थ्री, सो द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन क्रिएट्स टॉर्क। अब क्या है, मून भी तो यही चाहेगा ना कि वो बल्जेस मेरे साथ अलाइंड रहें, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उस चीज़ को करने के लिए मून क्या कर देता है कि वो अर्थ के ऊपर टॉर्क जो है वो एग्जर्ट करना शुरू कर देता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। क्या होता है बेसिकली, हमारे पास द मून्स ग्रेविटी पुल बैक ऑन द टाइडल बल्ज दैट इज अहेड ट्राइंग टू अलाइन इट विद द मून्स पोजीशन। नाउ द ग्रेविटेशनल पुल बैक exerts a torque on earth opposing its rotation। तो आपके पास क्या कर देता है, मून जो है वो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट करता है वो इस तरह से एग्जर्ट करता है कि वो इन ऑपोजिट डायरेक्शन हो टू द अर्थ रोटेशन, यानी कि वो एक टॉर्क जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देता है ऑन दी अर्थ, ताकि वो जो बल्जेस हैं वो मून के साथ अलाइंड हो जाए, ठीक है ना? अब क्या हो रहा है, टॉर्क आपके पास एग्जर्ट हो रहा है ऑन दी अर्थ और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में टू द अर्थ रोटेशन। तो अब आपके पास क्या होगा कि अर्थ की जो रोटेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगी। नाउ द टॉर्क फ्रॉम द मून ग्रेजुअली रिड्यूसेस अर्थ रोटेशनल स्पीड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। दिस इफेक्ट एक्यूमुलेट्स लेंथनिंग द अर्थ डे। तो आपके पास क्या हो रहा है कि जो मून जो है वो जो अर्थ के ऊपर टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है, उसकी वजह से आपके पास जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है वो रिड्यूस हो रही है। वाई? बिकॉज इट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अर्थ रोटेशन एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद हमें उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है कि अर्थ का जो दिन है वो लंबा हो गया है, ठीक है? इट इज सेट कि पहले अर्थ का जो एक दिन था वो 23 आवर्स का होता था एंड नाउ वी सी इट इज ऑफ 24 आवर्स, ठीक है? तो हमें पता चल रहा है कि बेसिकली अर्थ की जो रोटेशन है वो स्लो डाउन हो रही है, ठीक है? नाउ एनर्जी ट्रांसफर मूव्स द मून अवे। अब आपके पास एक और चीज भी हो रही है यहाँ पे कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था वो आंसर हो चुका है यहाँ पे कि टाइडल फ्रिक्शन की वजह से अर्थ की रोटेशन क्यों स्लो डाउन होती है, वो इसी वजह से स्लो डाउन होती है कि चूंकि मून जो है वो चाहता है कि वो जो बल्जेस आपके पास क्रिएट हो रहे हैं वो उसके साथ अलाइंड रहे, तो मून क्या कर देता है कि वो अर्थ के ऊपर
टॉर्क एग्जर्ट करना शुरू कर देता है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू अर्थ रोटेशन। एंड इसी वजह से जो अर्थ है वो आपके पास क्या करना शुरू कर देता है, स्लो डाउन, उसकी मोशन, उसकी रोटेशन स्लो डाउन हो जाती है। नाउ एनर्जी ट्रांसफर के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एज द अर्थ रोटेशनल एनर्जी डिक्रीजेस, अब चूंकि आपके पास उसकी रोटेशन डिक्रीज हो रही है, रोटेशनल मोशन उसकी डिक्रीज हो रही है, यानी कि वो स्लो डाउन हो रहा है, तो उसकी रोटेशनल एनर्जी भी आपके पास डिक्रीज हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द मून ऑर्बिट। तो वो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मून की ऑर्बिट में यानी मून को ट्रांसफर हो जाता है। सो दिस ट्रांसफर कॉजेज द मून टू मूव फार्दर अवे, जिसकी वजह से जो मून है ना वो अर्थ से जो है दूर हो जाता है फ्रॉम द अर्थ एट अ रेट ऑफ अबाउट 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि हर साल आपके पास इस इफेक्ट की वजह से 3.8 सेंटीमीटर जो मून है वो आपके पास अर्थ से दूर हो जाता है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं कि अर्थ डे ग्रो लॉन्गर ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर्स अ डे वाज ओनली 23 आवर्स, ठीक है, एंड अब आपके पास क्या है, 24 आवर्स का एक दिन होता है। एंड द मून कंटिन्यूज टू स्लोली रिसीड फ्रॉम द अर्थ, एंड जो मून होता है वो आपके पास धीरे धीरे जो है अर्थ से दूर जा रहा है। तो ये हो गया आपका टाइडल फ्रिक्शन। हमने ये पढ़ा कि टाइडल फ्रिक्शन क्या होता है और कौन से स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आपकी अर्थ की जो रोटेशन है वो स्लो डाउन हो रही है ड्यू टू टाइडल फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है। तो ये हो गई आपकी सबसे पहली टर्मिनोलॉजी। इसके बाद चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी एंड आपके लिए फिर वॉच करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।